Hello, dear students. I am डॉक्टर ए कुरैशी और आज हम नेचर के एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, एक इम्पॉर्टेंट बायो फिज़िको केमिकल प्रोसेस के बारे में चर्चा करेंगे, जिस प्रोसेस के द्वारा न केवल भोजन का निर्माण होता है बल्कि साथ ही साथ ऑक्सीजन भी हमें प्राप्त होती है। तो हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स का जो प्रथम नियम है उसके अनुसार एनर्जी कैनॉट बी जनरेटेड और डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अर्थात ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे पृथ्वी का ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है, और इस सूर्य के द्वारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, सोलर रेडिएशन के द्वारा। इस फोटोसिंथेसिस में दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है कि हरे पौधे में मौजूद जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो सनलाइट की या सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे एक अत्यधिक ऊर्जा युक्त कंपाउंड में बदल देते हैं, जिसे हम एटीपी और एनएडीपीएच कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है प्रकाश संश्लेषण में, वो होता है केल्विन साइकिल, जिसमें हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करके उसे कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस चर्चा में हम लोग मुख्य रूप से जो बात करने वाले हैं कि ये दो स्टेप्स हैं। पहली चीज़ वो किस तरह से होते हैं, कहाँ पर होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है, और साथ ही साथ जो दूसरा स्टेप्स है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो और साथ ही साथ उसके लिए कौन कौन से साइकिल्स पौधों में होते हैं, जिसे हम C3 साइकिल या केल्विन साइकिल और C4 साइकिल कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है सूर्य है, और सूर्य से ही हरे पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और इसी हरे भागों को जो हमारे जो एनिमल्स हैं वो खाते हैं, और जो कार्निवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो उन्हें खाते हैं, और इस तरह से एक फूड वेब का निर्माण होता है। बट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ द सन, और सन के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस, हरे पौधे में जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है वो प्रमुख रूप से जिम्मेवार होते हैं। हम कुछ फोटोसिंथेसिस के बारे में जब बात करते हैं तो थोड़ी हिस्ट्री के बारे में भी बात करें। सबसे पहले जो वैज्ञानिक हुए थे वॉन हेलमंड, उन्होंने ये प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये सिद्ध किया अपने एक्सपेरिमेंट से कि पौधों में जो शुष्क भार में जो वृद्धि होती है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने एक पौधे को लगाया और 5 साल तक उसे पानी देते रहे, और उन्होंने 5 साल के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि पौधों में जो शुष्क भार की वृद्धि हो रही है वो जल के कारण हो रही है। दूसरे एक साइंटिस्ट हुए जोसेफ प्रिस्टले, इन्होंने 1770 में एक बहुत ही क्लासिकल एक्सपेरिमेंट किया, और इन्होंने ये साबित किया कि पौधों की वृद्धि के लिए एयर आवश्यक है, हवा आवश्यक है।
उन्होंने क्या किया कि एक ग्लास जार में कैंडल रखा। कैंडल को जब जलाया तो और कैंडल के साथ में उन्होंने एक चूहे को रखा, और कैंडल को जलाने के बाद ये पाया कि कुछ समय के बाद कैंडल बुझ गई, और जो उसमें मौजूद चूहा था वो फेंट हो गया, बेहोश हो गया। लेकिन वहीं जब उन्होंने एक मिंट प्लांट को रखा तो कैंडल भी जलता रहा और चूहा जीवित रहा। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि पौधों की वृद्धि के लिए एयर आवश्यक होती हैं। इसी एक्सपेरिमेंट को फर्दर रिफाइन किया जॉन इंजनहाउस ने, और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि सनलाइट जो होती हैं, सूर्य का प्रकाश, वो फाउल एयर को या अशुद्ध हवा को शुद्ध करती हैं, अशुद्ध हवा को शुद्ध करती हैं, जिसके कारण कैंडल भी जलता है और चूहा भी फेंट नहीं होता है। उसके बाद एक नेक्स्ट जो वैज्ञानिक हुए, ब्लैकमैन, इन्होंने जो एक्वेटिक प्लांट्स थे उस पर एक्सपेरिमेंट किया, और इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि पौधे, जो हरे पौधे होते हैं, वो अपना भोजन दो तरह के स्टेप्स में करते हैं। पहला एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस होती है और दूसरी लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती है, अर्थात लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की इन्होंने बात की थी। तो हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस जिसमें जो कि एक बायो फिजिको केमिकल प्रोसेस है, जिसमें पौधे, हरे पौधे क्लोरोफिल की मौजूदगी में सौर ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल को ऐसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, और यह रासायनिक रूप कार्बोहाइड्रेट या शुगर होता है। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और जल सनलाइट की मौजूदगी में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी उत्सर्जित करते हैं, और ये पूरी प्रोसेस होती है प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट में। रूबेन कामेन जो साइंटिस्ट हुए थे, इन्होंने ही फोटोसिंथेसिस की जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका इन्होंने इक्वेशन दिया था। तो फोटोसिंथेसिस हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट फिजिको केमिकल प्रोसेस और बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑकर्स इन द प्लांट। जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो ये भी एक सोलर एनर्जी का जो कन्वर्शन है, वो एग्रीकल्चर में हम सोलर एनर्जी का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में करते हैं, और वही ड्राई मैटर के रूप में स्टोर होकर हमें यील्ड के रूप में प्राप्त होता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एग्रीकल्चर एक बायोलॉजिकल साइंस है। इससे प्रूफ होता है कि एग्रीकल्चर भी एक बायोलॉजिकल साइंस है, और हम एक फैसिलिटेटर हैं जो प्लांट को फैसिलिटेट करते हैं वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए, ताकि प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई मैटर प्रोड्यूस कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड दे सके। तो इसका सार जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा ही फूड का, फाइबर का और ड्राई मैटर का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, और साथ ही साथ वायुमंडल में जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है उसका भी अवशोषण इन्हीं हरे पौधों के द्वारा किया जाता है, और उसके बदले हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो फोटोसिंथेसिस दो शब्दों से मिलकर बना है, फोटो एवं सिंथेसिस। फोटो से तात्पर्य लाइट से है, मुख्य रूप से सनलाइट, और सिंथेसिस से तात्पर्य निर्माण से है। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि प्रकाश की उपस्थिति में निर्माण कार्य। हम बात करेंगे मेन एनर्जी सोर्स के बारे में,
अर्थात लाइट के बारे में, जहाँ पर इसी लाइट की मौजूदगी में क्लोरोप्लास्ट ऊर्जा युक्त कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं जिसे हम एटीपी कहते हैं, और इन्हीं एटीपी या एनर्जी कंपाउंड्स के द्वारा आगे की जो लाइट इंडिपेंडेंट जो प्रक्रिया है या केल्विन साइकिल की जो प्रक्रिया है, कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन की प्रक्रिया है, वो पूरी होती है। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि लाइट का ड्वेल नेचर होता है, वो एक कण के रूप में भी व्यवहार करती है एवं साथ ही साथ तरंग के रूप में भी व्यवहार करती है। तो ये एक कण भी है और एक तरंग भी है। तो कण के रूप में जब हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से यह फोटान से मिलकर बना होता है। फोटान जिसमें ऊर्जा होती है, जिसे हम फ्लक्स कहते हैं, जिसमें एनर्जी फ्लक्स होता है, जिसको प्लैंक्स लॉ के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। और साथ ही साथ उसमें वेवलेंथ भी होती हैं, वो एक वेव्स की तरह भी बिहेव करती हैं। सनलाइट मुख्य रूप से शॉर्ट वेव्स, विजिबल लाइट्स और लॉन्ग वेव से मिलकर बना होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो विजिबल लाइट्स होती हैं वही मुख्य रूप से जिम्मेवार होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, जिसका तरंग दैर्ध्य 380 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के मध्य होता है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि शॉर्ट वेव्स हैं, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, देन उसके बाद विजिबल लाइट्स हैं, विबग्योर, और इस विजिबल लाइट्स के बाद में लॉन्ग वेव्स हैं जिसे हम इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रमुख रूप से विजिबल लाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसका तरंग दैर्ध्य 400 से 700 नैनोमीटर के मध्य होता है। तो फोटोसिंथेसिस मुख्य रूप से एक एनाबॉलिक एंडरगोनिक कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन की प्रोसेस है, जिसमें लाइट एनर्जी का इस्तेमाल हम पौधे जो हैं ग्लूकोज निर्माण के लिए करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है। तो आप सभी को ज्ञात है कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है सेल में मौजूद क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो जैसा कि ये प्लांट है, प्लांट के जो मीज़ोफिल सेल्स होते हैं, मीज़ोफिल सेल मुख्य रूप से पत्तियों में पाई जाती हैं, और इन पत्तियों में दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक स्टोमेटल सेल्स होती हैं और दूसरी मीज़ोफिल सेल्स होती हैं। स्टोमेटल सेल जो कि गार्ड सेल से मिलकर बनी होती हैं और मीज़ोफिल सेल होती हैं। तो ये जो स्टोमेटा होती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा अंदर प्रविष्ट करती हैं, और इसी स्टोमेटा के द्वारा ऑक्सीजन वायुमंडल में बाहर जाता है। साथ ही साथ इसी स्टोमेटा के द्वारा ट्रांसपिरेशन की भी प्रोसेस होती हैं। इन मेसोफिल सेल्स में आप देख सकते हैं कि सेल में कई तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और इन्हीं कई तरह के आप देख सकते हैं पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि मुख्य रूप से क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होते हैं। ये प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल में आप देख सकते हैं कई तरह के लवक युक्त बॉडी हैं जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट मुख्य रूप से कई परतदार लैमिले से मिलकर बना होता है, जिसे हम कहते हैं थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड्स से जब कई थाइलेकॉइड्स एक जगह संग्रहित होते हैं या एक स्तर में जमा होते हैं तो उन्हें हम ग्रैनम कहते हैं। तो थाइलेकॉइड्स का जो प्लूरल है वो ग्रैनम है। और ये जो ग्रैनम है क्लोरोप्लास्ट में मौजूद जो तरल द्रव्य होता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, उसमें उस फ्लूइड में ये तैरते रहते हैं। सवाल ये उठता है कि प्लांट ग्रीन क्यों होते हैं, ग्रीन या कभी कभी पीले दिखाई देते हैं। तो इसका मुख्य कारण है कि
जब प्रकाश की किरणें पत्तियों से टकराती हैं तो सारे विजिबल लाइट्स वापस परावर्तित हो जाते हैं, वो पत्तियों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। केवल ग्रीन लाइट एवं कुछ मात्रा में येलो लाइट्स रिफ्लेक्ट होती हैं या परावर्तित होती हैं, और यही कारण है कि ग्रीन लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण पौधा हमें हरा दिखाई देता है। तो क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, और इस पिगमेंट में फोटो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसे हम लाइट कैप्चरिंग सिस्टम भी कहते हैं। और इन्हीं के द्वारा, और ये जो पिगमेंट्स होते हैं प्रोटीन बाइलेयर से घिरे रहते हैं, और जिसे हम एंटीनी कहते हैं। लाइट कैप्चरिंग जो सिस्टम है उसे ही हम एंटीनी कहते हैं। और इस क्लोरोफिल पिगमेंट्स में दो तरह के फोटो सिस्टम्स होते हैं, फोटो सिस्टम से मिलकर बना होता है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। जो क्लोरोफिल जो एब्जॉर्प्शन, प्रकाश के जो एब्जॉर्प्शन है, सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं ब्लू रीजन में और रेड रीजन में पाया जाता है। ब्लू रीजन में और रेड रीजन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। तो मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण दो चरण से मिलकर बना हुआ है। पहला है लाइट की उपस्थिति में होने वाला रिएक्शन, और लाइट की अनुपस्थिति में होने वाला रिएक्शन। तो लाइट की उपस्थिति में होने वाला जो रिएक्शन है, क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकॉइड्स मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। थाइलेकॉइड्स मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन होता है, और जो डार्क रिएक्शन होता है वो स्ट्रोमा में पाया जाता है। तो लाइट रिएक्शन के द्वारा एटीपी और एनएडीपीएच का निर्माण होता है, या ऊर्जा का निर्माण होता है, और इन्हीं ऊर्जा का उपयोग केल्विन साइकिल में ग्लूकोज के निर्माण के लिए होता है, जिसका फर्दर जो है वो ग्लूकोज में परिवर्तित होती हैं, और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन है वो लाइट रिएक्शन में उत्सर्जित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है एक रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया से तात्पर्य है उसमें रिडक्शन की भी प्रोसेस होती है और ऑक्सीडेशन की भी प्रोसेस होती हैं। तो जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि जल का ऑक्सीडेशन होकर, या जल की फोटोलिसिस के कारण, ऑक्सीडेशन के कारण वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में बदल जाती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होने के कारण ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। तो ये एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस है। रिडक्शन की प्रोसेस इसलिए है क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या उसे रिसीव करता है, इसलिए यह रिडक्शन की प्रोसेस है। तो अगर हम इसकी देख सकते हैं इस पिक्चर में कि लाइट एनर्जी के द्वारा जो फोटान जो होती हैं या क्वांटम एनर्जी होती हैं सनलाइट की, वो फोटो सिस्टम 2 पर पड़ती हैं, और फोटो सिस्टम 2 के जो परमाणु होते हैं वो एक्साइट होकर बाह्य कक्ष में चली जाती हैं और आउटर ऑर्बिट में चली जाती हैं, और आउटर ऑर्बिट में जाने के बाद जो एडजेसेंट जो परमाणु हैं उनमें वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं, और एडजेसेंट जो परमाणु होते हैं वो है साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स। इन साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स की मदद से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हुए फोटो सिस्टम 1 में आती हैं, और इस फोटो सिस्टम 1 से पुनः इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर, क्योंकि यहाँ भी सोलर एनर्जी पड़ती हैं या फोटान पड़ती हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जो NADP है उसे NADPH में रिड्यूस कर देती हैं, उस ऊर्जा से NADPH में रिड्यूस कर देती हैं। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, जैसा मैंने बताया यह 2 पार्ट से बनकर बना है, एक लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में मुख्य रूप से
जो सोलर एनर्जी है या सौर ऊर्जा के द्वारा एटीपी और एनएडीपीएच का निर्माण किया जाता है। और जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है या डार्क रिएक्शन है, जिसे हम कार्बन फिक्सेशन या C3 साइकिल भी कहते हैं, इसमें लाइट रिएक्शन के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा जो कि एटीपी और एनएडीपीएच के रूप में संग्रहित होते हैं, उस ऊर्जा का इस्तेमाल कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में किया जाता है ताकि शुगर का निर्माण हो सके। तो हम बात करेंगे लाइट रिएक्शन की, या ऐसे रिएक्शन जिसके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में होती हैं, और यह इलेक्ट्रॉन फ्लो का एक प्रोसेस है जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। और यह मुख्य रूप से इसे दो भागों में बांटा गया है। एक, बैक्टीरिया में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन फ्लो को हम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कहते हैं, और जो एडवांस प्लांट में जो पाए जाते हैं उसे हम नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया एवं प्लांट्स में पाए जाने वाले लाइट रिएक्शन जो होती हैं वो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होती हैं। तो जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होती हैं उसमें मुख्य रूप से फोटोसिस्टम वन इन्वॉल्व होता है, जिसमें जो क्लोरोफिल होती हैं वो 700 नैनोमीटर लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। जो इसका रिएक्शन सेंटर है फोटोसिस्टम 1 होता है, या P700 जिसे हम कहते हैं। इसके द्वारा एटीपी जनरेट होती हैं, और साथ ही साथ इसे हम साइक्लिक इसलिए कहते हैं क्योंकि सोलर एनर्जी के द्वारा जब फोटान इस रिएक्शन सेंटर या P700 पर पड़ती हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर विभिन्न इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के द्वारा उसे लेने के बाद पुनः वापस फोटोसिस्टम 1 पर आ जाती हैं। इसी के कारण इसे हम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो भी कहते हैं, या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन से तात्पर्य है कि लाइट की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण, इसलिए हम इसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। दूसरा होता है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें फोटोसिस्टम 2 एवं फोटोसिस्टम 1 दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है जिसके द्वारा एटीपी और एनएडीपीएच का निर्माण होता है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी इसमें लिबरेट होती हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों फोटोसिस्टम इन्वॉल्व है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद पुनः अपने उस जगह पर नहीं आता जहां से वो निष्कासित हुआ रहता है, इसलिए हम इसे नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो भी कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं सोलर एनर्जी के द्वारा जल की फोटोलिसिस होती है, जिसमें जल के अणु ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाते हैं, और इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फोटोसिस्टम 2 में प्रवेश करते हैं जहां पर सनलाइट पड़ती है, और सनलाइट पड़ने के कारण सौर ऊर्जा वहाँ के परमाणु में मौजूद इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं, जिससे वह बाह्य कक्ष में चली जाती हैं, और बाह्य कक्ष में जाने के बाद एडजेसेंट जो परमाणु होते हैं उनको वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो एडजेसेंट जो परमाणु होती हैं वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, जिसमें और ये विभिन्न साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स के द्वारा रिसीव करने के उपरांत फोटोसिस्टम 1 पर पहुंचती हैं। फोटोसिस्टम 1 जो कि जिसे हम P700 भी कहते हैं, और इस फोटोसिस्टम 1 में पहुंचने के उपरांत यहाँ पर भी सोलर एनर्जी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ के परमाणु उत्तेजित होकर, वहाँ के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर बाह्य कक्ष में प्रवेश करते हैं, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा उसे रिसीव किए जाते हैं, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होती हैं उनकी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से उत्पन्न जो ऊर्जा है NADP को NADPH में परिवर्तित कर देता है। तो इस तरह से साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में ATP का निर्माण होता है, और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में भी ATP और NADPH का निर्माण होता है, और इन्हीं ATP और NADPH का इस्तेमाल कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में की जाती हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में एडीपी और फास्फोरस के फोटोफॉस्फोराइलेशन से एटीपी बनता है और एनएडीपी रिड्यूस होकर एनएडीपीएच में परिवर्तित हो जाती हैं और साथ ही साथ जल के फोटोलिसिस के द्वारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में यह परिवर्तित हो जाता है। इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसी ऊर्जा उत्पन्न होने से स्ट्रोमा में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन या प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जो कि स्ट्रोमा से थाइलेकॉइड्स की तरफ जाना शुरू करती हैं, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में जाना शुरू करती हैं और जो बाह्य झिल्ली होती हैं वहाँ पर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है और थाइलेकॉइड और स्ट्रोमा में प्रोटॉन ग्रेडियंट का निर्माण होता है, प्रोटॉन के सांद्रता में अंतर का निर्माण होता है, जिससे एटीपी सिंथेटेज एक्टिव हो जाती हैं और एटीपी सिंथेटेज जो है एडीपी और फास्फोरस को फास्फोराइलेशन की प्रक्रिया के द्वारा एटीपी का निर्माण करती हैं, जो कि एक ऊर्जा युक्त कंपाउंड होता है, जिसे हम केमियो ऑस्मोसिस भी कहते हैं। ये केमियो ऑस्मोसिस जो कि प्रोटॉन ग्रेडियंट या प्रोटॉन पंपिंग के द्वारा इसे समझा जा सकता है। अब जो इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस होती हैं वो हैं ऊर्जा के निर्माण के पश्चात लाइट रिएक्शन में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऊर्जा का निर्माण हुआ एटीपी और एनएडीपीएच के रूप में, जो कि लाइट डिपेंडेंट होती हैं और इसी ऊर्जा का प्रयोग फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में किया जाता है, जो कि मुख्य रूप से जो C3 प्लांट्स हैं या जो एडवांस जो प्लांट्स हैं उसमें केल्विन साइकिल पाई जाती है, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड का निर्माण करता है, इसलिए हम इसे C3 साइकिल भी कहते हैं, जो कि मुख्य रूप से क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पाया जाता है। ये फिर से आप ये चित्र देख सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट है, इसका आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और इसमें स्ट्रोमा है, एक फ्लूइड है जिसमें थाइलेकॉइड्स की विभिन्न लैमेलीज हैं और इन्हीं थाइलेकॉइड्स को हम ग्रेनम कहते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट का एक टिपिकल स्ट्रक्चर है। तो C3 साइकिल में या केल्विन साइकिल में, जैसा कि मैंने बताया कि जो लाइट रिएक्शन के द्वारा जो ऊर्जा का निर्माण होता है एटीपी और एनएडीपीएच के रूप में, इन्हीं ऊर्जा का इस्तेमाल C3 साइकिल या केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के लिए किया जाता है। ये जो केल्विन साइकिल है या जो C3 साइकिल है मुख्य रूप से तीन चरणों में बटा हुआ है। पहला है कार्बोक्सिलेशन जिसके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड में फिक्सेशन होता है, जिसके लिए जो एंजाइम्स जो इस्तेमाल होते हैं उसे हम कहते हैं, कार्बोक्सिलेशन के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होते हैं उसे हम कहते हैं RUBP कार्बोक्सिलेज, जिसके द्वारा CO2 का कार्बोक्सिलेशन होता है और इसी कार्बोक्सिलेशन के द्वारा 3 कार्बन वाली कंपाउंड बनती है जिसे हम 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड कहते हैं या PGA कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से RUBP कार्बोक्सिलेज के उपस्थिति में रिडक्शन से PGA के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप्स होता है वो रिडक्शन का होता है, अपचयन का होता है, जिसमें ATP और NADPH के 2 मॉलिक्यूल एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को रिड्यूस करते हैं। ATP और NADPH के 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल को रिड्यूस करते हैं और इसी रिडक्शन के द्वारा जो ग्लिसरैल्डिहाइड है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड
ग्लूकोज में परिवर्तित होती हैं या शुगर में परिवर्तित होती हैं। तो इस तरह से जो साइकिल है, अगर इसका 6 साइकिल से एक ग्लूकोज अणु का निर्माण होता है, 6 साइकिल के द्वारा एक ग्लूकोज का निर्माण होता है, या 6 साइकिल में 6 कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल हैं वो 6 साइकिल में प्रयुक्त होते हैं, जिससे एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनता है। उसके बाद रीजनरेशन की प्रक्रिया होती है, थर्ड स्टेप। इसमें जो RUBP है, RUBP उसका पुनः निर्माण होता है, जिसके लिए एक ATP की आवश्यकता होती है RUBP के लिए। तो ये 3 स्टेप से मिलकर बना हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन जो प्रोसेस है, जिसे हम C3 साइकिल भी कहते हैं, और मेल्विन कैल्विन नाम के साइंटिस्ट ने इसे दिया था, इसलिए इसे हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। इसमें देख सकते हैं जो पहला, आपको फिर से मैं याद दिला दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रिसेप्टर जो मॉलिक्यूल हैं या कार्बन डाइऑक्साइड जिनके द्वारा रिसीव किया जाता है वो है RUBP, रिबुलोज बाइफॉस्फेट, जिसके द्वारा उसका कार्बोक्सिलेशन होता है। RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम के उपस्थिति में, और इसी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के द्वारा PGA बनते हैं, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनते हैं, जिसका फर्दर जो इस्तेमाल होता है वो ग्लूकोज बनाने में होता है। तो इसका जो पहला स्टेबल कंपाउंड होता है 3 कार्बन युक्त होता है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, इसलिए हम इसे C3 साइकिल भी कहते हैं। दूसरा एक अपोजिट प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, जिसे हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन, जिसमें इस फोटो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है या ऑक्सीजन का फिक्सेशन होता है, जिसके द्वारा 3 कार्बन के बजाय 2 कार्बन युक्त मॉलिक्यूल बनते हैं, जिसे हम ग्लाइकोलेट कहते हैं। और इसके द्वारा ना ही कोई शुगर मॉलिक्यूल बनते हैं, ना ही ATP का निर्माण होता है। अर्थात यह फोटोसिंथेसिस की अपोजिट प्रक्रिया है। इसमें यह पाया गया है कि स्टोमेटा या तो पार्शली बंद होती हैं या कंप्लीटली बंद होती हैं, और बंद होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का इन्फ्लक्स नहीं हो पाता है। और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन का अपटेक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती हैं। सो इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती हैं। तो ये फोटो रेस्पिरेशन हो गया। और फोटो रेस्पिरेशन के लिए जो पोटेंशियल जो प्लांट्स हैं, मुख्य रूप से C4 और CAM प्लांट्स, इस पर इसका इफ़ेक्ट कम होता है, क्योंकि स्पेशल एडाप्टेशन इसमें पाए जाते हैं। C4, अब इसके बाद C4 साइकिल की हम बात करें, जो कि C4 प्लांट्स में होते हैं। ये C4 साइकिल, इसका भी प्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के लिए होता है, जैसा C3 साइकिल में हुआ था, परंतु ये कुछ विशेष प्रकार के प्लांट्स में पाए जाते हैं, जिसका अच्छा एग्जाम्पल है शुगर केन, मेज़, मिलेट्स, सोरघम इत्यादि, जो कि अधिक तापमान एवं अधिक सूर्य प्रकाश की तीव्रता को सहन करने में सक्षम होते हैं। और C4 प्लांट्स पोटेंशियल इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इसमें जो प्रोसेस है वो मीज़ोफिल सेल के साथ साथ में बंडल शीथ सेल में पाई जाती हैं। अर्थात लाइट रिएक्शन जो है मीज़ोफिल सेल में होते हैं और डार्क रिएक्शन बंडल शीथ सेल में होती है। C4 साइकिल में जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो रिड्यूस होता है वो 4 कार्बन कंपाउंड में रिड्यूस होता है, जिसे हम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहते हैं। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होती हैं, जिसमें वो रिड्यूस होकर 4 कार्बन युक्त कंपाउंड में बदल जाते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो रिसीव करने वाला जो एक्सेप्टर है वो फॉस्फोइनॉल फॉस्फेट होते हैं। फॉस्फोइनॉल फॉस्फेट, जैसे C3 साइकिल में RUBP होते हैं, उसी तरह से C4 में
फॉस्फोइनॉल फॉस्फेट होते हैं, और ये दोनों दो स्थान पर पाए जाते हैं, इसलिए अधिक फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है अच्छी होती है, क्योंकि ये मीज़ोफिल सेल के साथ साथ बंडल शीथ सेल्स में भी पाए जाते हैं. सो दिस इज़ all about the steps involved in photosynthesis, जिसमें हमने इम्पोर्टेंस के बारे में जाना, फोटोसिंथेसिस के किस ऑर्गेनेलिज्म में ये पाया जाता है, क्या क्या इसमें स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप्स क्या होता है, एनर्जी कंपाउंड का निर्माण, और एनर्जी उसी एनर्जी का इस्तेमाल, उसी वो एनर्जी जो कि लाइट की उपस्थिति में निर्मित होती हैं, और दूसरा उस एनर्जी का इस्तेमाल कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन के लिए किया जाता है थ्रू C3 और C4 साइकिल. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस. थैंक यू. ओवर एंड आउट.